हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10-12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में कि किस तिथि में क्या हुआ था, क्या बर्डन है उस तिथि का। तो एक एक तिथि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है ये जो मैं तिथियां पढ़ाना जा रहा हूँ, जो डेट्स हैं, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाली हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार आपको बताऊंगा कि इस डेट में फलानी चीज़ हुई थी, इस डेट में ऐसा जो मैटर तिथियां इतिहास में जो देखने को मिलता है वो सारा रिलेट कर दूंगा। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो नंबर फर्स्ट देखो, क्योंकि उसमें मैंने प्रस्तावना रखी है। जो भारत के इतिहास को मैं पढ़ाने वाला हूं उसकी मैंने क्या रखी है, एक प्रस्तावना, इंट्रोड्यूशन रखा है। तो उसे आप प्लीज़ जाकर उसे देख के आओ, ठीक है। चलो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज किसकी बात कर रहे हैं, जो भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो मैटर हुआ था वो ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व बोले तो जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जितने भी तिथियां थी, जितने भी जो मैटर्स, जितने भी जो युद्ध हुए थे, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। तो जैसे 6000 ईसा पूर्व में, कब? 6000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 6000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो 6000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जो मेहरगढ़ और बुर्ज होम में जो भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? कृषि के और जो पशुपालन के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। कहाँ पर? मेहरगढ़ और बुर्ज होम में। मेहरगढ़ और बुर्ज होम में कब? 6000 ईसा पूर्व में। कब? 6000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 6000 ईसा पूर्व में कहाँ पर? मेहरगढ़ और कहाँ पर? मेहरगढ़ और बुर्ज होम में। मेहरगढ़ और कहाँ पर? बुर्ज होम में। भारत में जो प्राचीनतम क्या हुआ करती थी? एग्रीकल्चर, जो कृषि हुआ करती थी और जो पशुपालन हुआ करते थे, तो उनके क्या मिले थे? कुछ अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? कुछ अवशेष मिले थे, ठीक है। तो कब मिले थे और कहाँ मिले थे? 6000 ईसा पूर्व में मिले थे और मेहरगढ़ और बुर्ज होम में मिले थे। इससे ये पता चला क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि आज से लेकर जो प्राचीन भारत में, कब? प्राचीनतम भारत में क्या हुआ करती थी? कृषि हुआ करती थी और जानवरों को क्या हुआ करते थे? जानवर, पशुओं को क्या करते थे? पालते थे। तो पशुपालन मिले थे, ठीक है। पशुपालन क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। कब? 6000 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? मेहरगढ़ और बुर्ज होम में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट्स। सेकंड क्या कह रहा है? 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व के बीच में, 5000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? बागौर तथा आदमगढ़। 5000 ईसा पूर्व और 6000 ईसा पूर्व के बीच में बागौर और आदमगढ़ के निकट क्या है? भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले थे। कहाँ पर मिले थे? बागौर और आदमगढ़ में। बागौर और आदमगढ़ में 5000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में क्या मिला था? भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? जो भेड़ बकरी पालते हैं उनके क्या मिले थे? कुछ अवशेष मिले थे, ठीक है। क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। कब मिले थे? 5000 से, कब? 5000 से 4000 के बीच में बागौर और आदमगढ़ में क्या भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले थे, ठीक है। और 4000, कब की बात कर रहा हूँ? 4000 और 3000, 4000 और 3000 के बीच में, 4000 और 3000, ये सब मैं कब की बात कर रहा हूँ? ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। कब की? ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ कि 4000 और 3000, 4000 और 3000 ईसा पूर्व के बीच में कृषक, ये पशुपालन सभ्यता थी। क्या थी? पशुपालन क्या थी? सभ्यता थी। कृषक जो किसानी करते हैं और पशुपालन क्या थी? सभ्यता थी। कब थी? 4000 और 3000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। 6000 ईसा पूर्व में क्या था? प्राचीनतम कृषि और पशुपालन अवशेष मिले थे और 5000 और 4000 ईसा पूर्व के बीच में
जो भेड़ बकरी होती हैं उनके पालन के प्रथम अवशेष मिले थे। और 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में क्या मिले थे, कृषक एवं पशुपालन सभ्यता मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कब की, 2350 की। कब की, 2350। तो 2350 से और 1750, 2350 से 1750 के बीच की बात करें, 2350 से 1750 के बीच की बात करें तो इसमें रेडियो कार्बन तिथि, इसे क्या कहा जाता है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर, किसके आधार पर, रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का क्या पता चला था, समय विस्तार पता चला था। कब, 2350 से 1750 के बीच में एक रेडियो कार्बन तिथि होती है, उसके आधार पर या उससे निर्धारित पता लगाया गया, तो उसके आधार पर क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का एक समय विस्तार मिला था। क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार मिला था। हड़प्पा सभ्यता का क्या मिला था, समय विस्तार मिला था। कब से कब तक, 2350 से 1750, 2350 से 1750, 2350 से 1750 के बीच में रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार मिला था। कब, 2350 से 1750 के बीच में। ठीक है, और 1500 की बात करें, 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व की बात करें हम, तो इसमें ऋग्वैदिक काल, इसे हम ऋग्वैदिक काल या भारत में आर्यों का आगमन, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और ऋग्वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था, ऋग्वैदिक काल, या जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हो। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था, भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, और तब क्या था, ऋग्वैदिक काल था। तब क्या था, ऋग्वैदिक काल था। और 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में, कब, 1000 ईसा पूर्व में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो 1000 ईसा पूर्व की बात करें हम तो इसे उत्तर वैदिक काल, क्या, उत्तर वैदिक काल या आर्यों का पूर्व गंगा मैदान में विस्तार मिला था। कब मिला था, आर्यों का पूर्व गंगा मैदान में विस्तार, ये मिला था 1000 ईसा पूर्व में। कब मिला था, 1000 ईसा पूर्व में मिला था, 1000 ईसा पूर्व में, जिसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। और इसमें आर्यों का क्या मिला था, आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार मिला था। कि आर्य पहले कहाँ रहा करते थे, गंगा मैदान में रहा करते थे, पूर्व गंगा मैदान में, पूर्वी क्षेत्र में गंगा के मैदानों में कौन रहा करते थे, आर्यों रहा करते थे। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये उत्तर वैदिक काल में पता चलता है, जो 1000 ईसा पूर्व में था। कब था, 1000 ईसा पूर्व में। और 950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ था, और एनसीईआरटी के आधार पर, किसके, एनसीईआरटी के आधार पर बताया गया है कि रामशरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके आधार पर, रामशरण शर्मा के आधार पर। लेकिन बताया जाता है इतिहास में कि 950 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सब अपने कहा जाता है, जब भी इतिहास की हम बात करते हैं तो ये किसी महापुरुष, किसी ऐसे व्यक्ति के आधार पर बताया जाता है, क्योंकि ये सब क्या होता है, एक काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो जैसे कि जो रामशरण शर्मा हैं, तो उनके आधार पर बताया गया है कि जो महाभारत का युद्ध कब हुआ था, 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादातर कहा जाता है कि महाभारत 950 में हुआ था, महाभारत 950 ईसा पूर्व में हुआ था महाभारत का युद्ध। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, आप एक एक से अपने माइंड में रखते जाएंगे, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके ये सारे फैक्ट अच्छे से आपको रट लेना है। ठीक है, अब बता देता हूँ कि 850 ईसा पूर्व में 23वें तीर्थार्थ, कौन से 23वें तीर्थकर जो थे, पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ के जन्म का
क्या था, परंपरागत वर्ष था, जो 850 ईसा पूर्व जो था, जो 23वें महावीर स्वामी हैं। तो कहा जाता है, महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है, जैन धर्म की क्या, जैन धर्म के संस्थापक जो हैं उन्हें वास्तविक संस्थापक से महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो इसमें जो 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, तो 23वें तीर्थक जो पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म का क्या मिलता है, इसमें परंपरागत वर्ष मिलता है, कौन सा, 850 ईसा पूर्व, 850 ईसा पूर्व मिलता है। किसके जन्म की परंपरागत वर्ष है ये, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के क्या थे, 23वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के क्या थे, 23वें तीर्थक थे, तो पार्श्वनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम 600, किसकी बात करते हैं, 600 से 550 ईसा पूर्व के बीच की बात करते हैं। 600 से 550 ईसा, 600 से 550 ईसा पूर्व की बात करते हैं। इसके बीच की हम जब बात करेंगे तो इसमें 16 महाजनपद, कितनी है, 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कब हुआ था 16 महाजनपद का उदय, और मैं आपको हर एक जनपद के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी कह दूंगा कि 16 जो महाजनपद थी उनका उदय हुआ था और बस इतना ही, नहीं, लेकिन बस ऐसे जैसे कि मैं अभी आपको एक एक टॉपिक रिलेट करवा रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी खोल दूँ महाजनपद ये था वो था, तो आप फिर मैं एक ही पॉइंट पकड़ के रह जाऊँगा, आपके बोले तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। तो इसलिए अभी मैं आपको तारीख, जो तिथियाँ हैं उन पर रिलेट करूँगा, फिर एक एक से इनके हर एक टॉपिक को हम समझेंगे, क्योंकि ये इतिहास क्या है, एक बहुत बड़ा इतिहास है भारत का, एक अखंड भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो इसे मैं अलग अलग एक अच्छे से टॉपिक करके आपको ऐसे समझाऊंगा जो आपको इजी लगे। आपका अरे ऐसा इतिहास है, लेकिन आपको एकदम बुक दे दी जाए और कह दो इसे पढ़ो, तो आपको क्या लगेगा कि जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक तिथियाँ, एक एक डेट, हर एक को अच्छे से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे कि 600 से और 550, 600 से 550 ईसा पूर्व के बीच की बात करें तो इसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें उपनिषदों की रचना हुई थी। क्या, किसकी रचना हुई थी, उपनिषदों की रचना हुई थी। और आर्यों का दक्षिण में क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। जो आर्य आए थे वो कहाँ पर, साउथ में, भारत के साउथ के हिस्से में क्या कर लिया था उन्होंने विस्तार कर लिया था, किन्होंने, आर्यों ने। और 600 से 550 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, और इसी में क्या हुआ था, उपनिषदों की रचना हुई थी। कब से कब तक, 600 से 550 ईसा पूर्व के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हर एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप अच्छे से रिलेट करते जाइए। ठीक है, और 540 की बात, किसकी बात कर रहे हैं, 540, किसकी, 540 में। तो जो 540 में जैन धर्म के संस्थापक, 540 में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर, बद्रमान महावीर स्वामी थे। कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के जो संस्थापक, 540 में जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, किसका, जो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है कि 540 से 468, 540 से 468 के बीच में, 540 से 468 के बीच में जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन है, 24वें तीर्थकर थे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, जिसे बद्रमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है। तो बद्रमान महावीर स्वामी का जीवन काल कब तक रहा था, इनका जीवन काल रहा था 540 में इनका जन्म हुआ था, और 468 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी और 72 वर्ष की आयु में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में और पावापुरी में, और 72 वर्ष
की आयु में हुई थी। किसकी? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं, जो जिन्हें हम 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जानते हैं, और क्या कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किन्हें? महावीर स्वामी को। लेकिन कहा जाता है जैन धर्म के जो संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, लेकिन परंतु क्या है, महावीर स्वामी को, ये 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 563 ईसा पूर्व की। 563 ईसा पूर्व में, तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में, कब? 563 ईसा पूर्व में। तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धोधन था और ये साकेगढ़ के प्रधान थे इनके पिता। और माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ठीक है, किसके? गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध का जीवन काल कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 में और मृत्यु हुई थी 483 में। मृत्यु कब हुई थी? 483 में हुई थी और 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण हुआ था। और इनका जो प्रथम उपदेश था, जिसे हम क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, पाली भाषा में दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी और निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुई थी। ठीक है, और इनने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 516 में। तो 516 ईसा पूर्व में ईरान के जो शासक कौन थे? ईरान के शासक डेरियस प्रथम। ईरान के जो शासक थे डेरियस प्रथम का भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। भारत पर प्रथम जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो हुआ था, किसने किया था? ईरान के शासक ने किया था, ईरान ने किया था, जिनका नाम क्या था? डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम था। और कब हुआ था? 516 में हुआ था। 516 ईसा पूर्व में हुआ था। ईरान के शासक डेरियस प्रथम ने किया था। ईरान के जो शासक थे डेरियस प्रथम ने किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, और 544 से और 412 ईसा पूर्व के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर्यक वंश, जो हर्यक वंश में कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश कौन था? बिंबिसार था। किसकी बात कर रहे हैं? हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। तो हर्यक वंश में कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन था। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इनका हर्यक वंश का शासक कब से कब तक चला था? 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व से और 412 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो अभी मैं आपको तिथि बताता जा रहा हूँ, कैसे तिथियाँ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको झट से याद हो जाएंगे। जैसे कि आपने पहले आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको महाजनपद काल के बारे में बता दिया। अब आप पूछ रहे होंगे महाजनपद काल कौन थी? वो महाजनपद काल क्या हुआ करती थी, किस प्रकार हुआ करती थी? अगर मैं आपको अभी बताने लग जाऊं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो उत्तर और मध्य भारत में कितनी 16 महाजनपद थीं या चर्चा में थीं, और जो बुद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाए, जिसमें अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ या भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है। ठीक है, और ऐसे मैं आपको रिलेट करने लग जाऊं और उनकी जो राजधानियां बताने लग जाऊं तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले आपको तिथियों के बारे में बता दूंगा, फिर आपको एक एक से महाजनपद का टॉपिक लूँगा, फिर आपको ऐसे हर्यक वंश का एक टॉपिक ले लूँगा, प्रथम बुद्ध संगीति का टॉपिक ले लूँगा, ऐसे एक एक करके सबको क्या फिनिश करते जाएंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से रिलेट भी हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 483 की बात करें कि 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? माँ कश्यप ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? माँ कश्यप ने
की थी। जो प्रथम बुद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और बात करें हम कि इसमें जो 412 में 412 से कब से 412 से 344 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच में शिशुनाग वंश चला। क्या चला? शिशुनाग वंश का शासन चला। क्या चला? साम्राज्य चला या शासक चला। और इसकी स्थापना किसने की थी? किसने? ये विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? इसका विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? इसका विस्तार हुआ था। ठीक है। वैसे कहा जाए कि जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। और कहा जाता है कि जो किसकी शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना कहा जाता है कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने, किसने? शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व एक नए राजवंश के शासन की स्थापना की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। ठीक है। तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? उसे ही हम शिशुनाग वंश की स्थापना और विस्तार कह देते हैं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। और इसका साम्राज्य कब से कब तक चला? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के बीच तक चला। ठीक है। अब बात करेंगे 383 की। 383 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो 383 ईसा पूर्व में क्या आया? द्वितीय बुद्ध संगीति हुई। क्या हुई? दूसरी बुद्ध संगीति हुई। और दूसरी बुद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने की थी। किसने? सुबुकामी ने की थी। किसकी? दूसरी बुद्ध संगीति 383 में हुई थी। दूसरी बुद्ध संगीति कब हुई थी? दूसरी बुद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी बुद्ध संगीति। और वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है। और बात करें 344 ईसा पूर्व की तो 344 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी। और जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन की हत्या कर किसने? महापद्म नंद ने क्या की थी? नंद वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? नंद वंश की स्थापना की थी 344 में। और ये इसका शासनकाल तक कब तक चला? 322 तक चला था। ठीक है। किसका? नंद वंश का। मगध में जो नंद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 326 की बात करें तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण भारत पर किया था। और सिकंदर की सेना तथा जो पंजाब के शासक कौन था? पोरस, इन दोनों की सेना के बीच एक झेलम और अथवा किसका? हाइड स्पीड की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में हुई थी। और बताते हैं कि भारत से वापस लौटते समय कौन? सिकंदर कब लौटा था? 323 ईसा पूर्व में लौटा था। तो इसकी बेबीलोन नामक स्थान पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी जो सेना थी तो सेना आगे को ना बढ़कर पीछे को लौट आई थी। जो इस युद्ध के बाद जो पोरस का युद्ध हुआ, किसकी? झेलम और हाई स्पीड के जो लड़ाई के बाद इसकी सेना ने क्या कर दिया कि अब मुझे घर जाना है। मैं बोले तो अपने बच्चों से मिले मुझे 10 साल 8 साल हो गई हैं। तो इसके बाद इसकी सेना ने क्या कर लिया था? पीछे को कदम हटा लिए। तो फिर सिकंदर ने कहा था कि मैं सोच रहा था कि मेरे साथ एक अच्छी योद्धा की क्या चल रही है? सेना चल रही है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रही है? कि हिजड़ों की सेना चल रही। तो ऐसे कुछ शब्द इस इतिहास में देखने को मिलते हैं जो सिकंदर के द्वारा कहे गए थे। ठीक है। और बताया जाता है कि सिकंदर जब पूरे अखंड भारत पर क्या करना चाहता था? अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था।
और ये किसके कहने पर करना चाहता था? इतिहास में बताया जाता है कि अपनी माँ के कहने पर करना चाहता था। ठीक है, कौन? सिकंदर। और 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की क्या हो गई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 323 में हुई थी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, या 322 कहा जाता है इतिहास में, कि वैसे 323 में हो गई थी, लेकिन कुछ बुक्स में आपको 322 देखने को मिलेगा। ये 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 184 ईसा पूर्व तक चली थी। और मौर्य वंश की जो स्थापना या प्रथम शासक कहा जाए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इसका कुछ आपने नाटक से सीरियल्स भी देखे होंगे, क्योंकि ये इतिहास में बहुत रोल प्ले करता है चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को। ठीक है, इसे आपको बहुत अच्छे से रिलेट करवा के दिखाया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जब आप करोगे तो इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, कि इसके जो बेटे थे, बेटे की जो पुत्री थी, बोले तो इसके परिवार से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और हंड्रेड्स नहीं, 101 गारंटी दे सकता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य से एक क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर आता है चंद्रगुप्त मौर्य से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 305 की। तो जो 305 में कौन था? सेल्यूकस का भारत पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। किसका? सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था, 305 में हुआ था। कब हुआ था? 305 में हुआ था। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था। कब हुआ था सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण? 305 में हुआ था। और 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार क्या हुआ था? शासक बना। तो 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार क्या बना था? शासक बना था। और कुछ बुक्स में आपको 97 देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बुकों में आपको कब मिलेगा? 297 में क्या हुआ था? बिंदुसार शासक बना था। ठीक है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन के आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जब आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको 297 ही देखने को मिलेगा या 298, दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा। दोनों कभी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसे आप घबराएं नहीं कि कुछ बुकों में क्या है 297 लिखा है सर, कुछ बुकों में 298 में पढ़ा रहा हूँ कि 298 ईसा पूर्व में क्या बिंदुसार शासक बना था। तो ऐसा नहीं है, आपको इन दोनों डेट्स में से सिर्फ एक ही डेट्स आपको देखने को मिलेगी। ये निर्धारित की जाती है ऐसे रिलेट, क्योंकि जितना भी भारत का जो अखंड इतिहास है वो एक काल्पनिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इतिहास देखते हैं तो या किसी बुकों में देखते हैं, ऐसा तो नहीं है जैसे मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं हड़प्पा सभ्यता से जिंदा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर बार आपको कोई भी ऐसा टीचर होगा जो आपको इतिहास पढ़ाएगा वो एक काल्पनिक, और जो बुकों के आधार पर जो पुरानी ऐतिहासिक किताबें मिलती हैं तो उनके आधार पर आपको इतिहास पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 272 से 268 के बीच की बात करें। इसमें अशोक तथा उसके भाइयों के बीच क्या हुआ था? उत्तराधिकार एक युद्ध हुआ था। अशोक जो था, इसके शायद बहुत सारे भाई थे, तो उन भाइयों को क्या करके ये उनको मार कर क्या बन गया था? अशोक उत्तराधिकारी बन गया था। तो अशोक और उसके भाइयों के बीच क्या हुआ था? उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। कब? 272 से 268 के बीच में हुआ था। और 259 कहा जाए 269 के बीच में क्या हुआ था? 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक क्या बन गया था? शासक बन गया था। अशोक क्या बन गया था? शासक बन गया था। कब बन गया था अशोक शासक अपना? अशोक कब बन गया था शासक? तो अशोक कहा जाए 259 में बन गया था। और 268 से 232 के बीच में अशोक का शासनकाल रहा। अशोक का क्या रहा? शासनकाल। कब से कब तक रहा? अशोक का शासनकाल 268 से
232 तक क्या रहा, अशोक का शासनकाल रहा। और 261 में कार्लिंग युद्ध हुआ था। अशोक और कार्लिंग की एक महारानी थी। आपको इस इतिहास के बारे में ज़रूर पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये आप अगर छोटे हुआ करें होंगे तब एक कार्लिंग के युद्ध के बारे में एक चैप्टर दिया जाता था, चाहे वो हिंदी में हो। आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो युद्ध हुआ था कार्लिंग का, जो 261 में हुआ था कार्लिंग का युद्ध, वो अशोक और एक महारानी थी उनके बीच में हुआ था। ठीक है। और 257 में क्या हुआ था, उपगुप्त द्वारा अशोक बुद्ध धर्म में क्या हो गए थे, दीक्षित हो गए थे। तो उन्होंने, अशोक ने क्या कर लिया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था। कब, 257 में उपगुप्त हो गए थे। और 251 में क्या हुई थी, तृतीय बुद्ध संगीति हुई थी। तो तृतीय बुद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तीसरी बुद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीस ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी तीसरी। और 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और 232 में क्या हुआ था, अशोक की मृत्यु हो गई थी, जिसे कुणाल शासक बना था। अशोक की मृत्यु के बाद कौन बना था, कुणाल शासक बना था 232 में। कब बना था अशोक, जो अशोक की मृत्यु 232 में हुई थी और कुणाल शासक बना था। और 200 ईसा पूर्व में जो यूनानियों का भारत में आगमन हुआ था, जो यूनानी थे, यूनानी ग्रीक जिन्हें आप कहते हो, यूनानी का क्या हुआ था, भारत में आगमन हुआ था। तो यूनानी का भारत में आगमन कब हुआ था, 200 ईसा पूर्व में हुआ था। 200 ईसा पूर्व में हुआ था। और 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य शासक कौन थे, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। शुंग वंश की क्या हो गई थी, स्थापना हुई थी। तो मैंने आपको बताया है कि मौर्य साम्राज्य 332 से 184 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है। और इसमें जो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जो अंतिम मौर्य शासक था कौन था, बृहदत्त की हत्या कर दी थी। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो बृहदत्त की हत्या किसने, शुंग ने कर दी थी। और उसने शुंग वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। शुंग वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और जो 75, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 75, तो 75 ईसा पूर्व की बात करें तो 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना हुई थी। 75 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, कण्व वंश की स्थापना हुई थी। और 30 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी 30 ईसा पूर्व में। ठीक है, 30 ईसा पूर्व में। और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ, जिसे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा क्या हुआ था, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा जो विक्रम संवत का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसे शकों विजय के उपलक्ष्य में, किस पर, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने, विक्रमादित्य द्वारा, कब, 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत, जैसे विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था। किसके नाम से, विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और 22 ईसा पूर्व में चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध हुआ था। व्यापारिक क्या हुआ था, संबंधित हुआ था 22 ईसा पूर्व में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से रिलेट की है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको हर एक तारीख के बारे में बताई है, हर एक जो उसमें हुआ है। अब आप ऐसे कहने लग जाओ कि सर मुझे तो ऐसा चाहिए कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य आपने पढ़ाया है कि 322 या 323 ईसा पूर्व से 185 या 184 ईसा पूर्व तक चला है, तो मुझे उसका पूरा फैक्ट बताओ। जैसे कि मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक थे, और यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर उसके दरबार में आया था, क्या, राजदूत बनकर। तो इस प्रकार अगर मैं आपको बैठा के समझाने लग जाऊं तो फिर मैं आपका एक ही टॉपिक ख़त्म कर पाऊंगा, मौर्य साम्राज्य।
लेकिन मैंने आपको इन तिथियों के बारे में बताया है और आपसे इन तिथियों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ये ऐतिहासिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको अभी 101 एक गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। एक अच्छी टेक्निक है रिलेट करने की, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को ज़रूर मिले।